नमस्कार, आपके अपने मन जनमंच में आप सभी का स्वागत है। आज एक लंबी फहरिस्त के साथ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि शहर की कुछ चिंताएं हमारे बीच है, खासकर पर्यावरण को लेकर। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं डॉक्टर सूरज जिद्दी साहब तक आना चाहता हूँ इस चर्चा को लेकर, और उनसे ये जानना चाहता हूँ कि शहर के पर्यावरण या किस तरीके से हम अपने आप को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, पर्यावरण को कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, या अपने अंदर से हम कहाँ पर इन बीमारियों को, नई नई बीमारियों को पाल पा रहे हैं। पॉलीथीन पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर्यावरण के लिए अभिशाप है। पिछले 30 वर्षों से पॉलीथीन का बहुत अधिक प्रचलन हुआ है। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी जलाशय हैं वो पॉलीथीन से भरे पड़े हैं। हमारे बरसात की नालियां हैं वो पॉलीथीन से भरी पड़ी है। आए दिन अखबारों में गाय की मौत होती है, वो पॉलीथीन के कारण होती है। इसके काफ़ी सारी खबरें हमारे पास आती रहती है। संक्षेप में कहें तो पॉलीथीन आज हमारे वायु, जल, मृदा, इन सब को प्रदूषित कर रही है और ये एक तरह का सामाजिक अभिशाप बन गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपनी जो पुरातन व्यवस्था है जिसमें हम कपड़े के थैले इस्तेमाल करते थे वो ही हम सामान लाने के लिए इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात, पॉलीथीन का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? कुछ तो सब्स्टिट्यूट, आपने कहा कपड़े का थैला, पेज 3 या बड़े लोग कहीं कपड़े का थैला अपने साथ कैरी करना नहीं चाहते क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर पुराने ज़माने में देखें तो कपड़े के बहुत अच्छे अच्छे थैले बनाए जाते थे, झोले बनाए जाते थे। हमारे इसी समाज में पूर्वजों से पूछ लीजिए, पुरखों से पूछ लीजिए, बड़ों लोगों से पूछ लीजिए, कई तरह के रंग बिरंगे थैले बनाए जाते थे, आकर्षक थैले बनाए जाते थे। उनका इस्तेमाल करिए, जूट का इस्तेमाल करिए। मक्का के स्टार से बने हुए पॉलीथीन आ रही है, जो पॉलीथीन वास्तव में नहीं बल्कि उसके थैले आ रहे हैं। इसलिए जो नई तकनीकी के जो सामग्री आ रही है, थैले आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ लगता है आपको आके कि क्यों नहीं रुक पा रही ये सारी चीज़ें, क्यों? सबसे ज़्यादा मेरे विचार में अगर महिलाएं सोच लें कि हमें पॉलीथीन का घरों में इस्तेमाल नहीं करना है तो निश्चित रूप से आधे से ज़्यादा जयपुर पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। राजस्थान में पॉलीथीन आज के 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार ने पॉलीथीन बिल्कुल बंद कर दिया था और ये कहा था कि 20 माइक्रोन से कम की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आज भी सब्जी मंडी में आप चले जाइए, वहाँ खूब सारी थैलियाँ बेची जाती हैं। इसके अलावा हालत ये है कि एक थैली में आप टमाटर लेते हैं, दूसरे के अंदर आप दूसरी सब्जी लेते हैं, हरा धनिया के लिए तीसरी सब्जी लेते हैं। एक एक ही सब्जी खरीदने वाले 5-5, 6 थैलियाँ लेके जाते हैं और घर में जाने के बाद उन सब्जियों का इस्तेमाल करके जो कचरा बनता है वो सारा का सारा थैलियों में लपेट के बाहर फेंक देते हैं। वो नालियों में जाता है और नालियों में बहता हुआ हमारे सीवरेज लाइन चौक करता है या हमारे जो जल स्रोत है उनको गंदा करता है। अभी भी जल महल पे देख लीजिए, कम से कम 20-30 हज़ार से ज़्यादा थैलियाँ वहाँ तैर रही है जो हमारे पूरे जल महल को समाप्त कर रही हैं। चलिए, मैं टीआई खान साहब के पास आना चाहता हूँ। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, टीआई खान साहब से। एनवायरनमेंट का एक इशू आपके साथ, आप भी कहीं ना कहीं उसके साथ रहते हैं। पर्यावरण की समस्याओं में सबसे मूल रूप से आदमी की अपनी आदत है। अब जैसा आज का मुद्दा हमने उठाया है प्लास्टिक मटेरियल को लेकर के, पॉलीथीन को लेकर के, तो सिर्फ पॉलीथीन को की समस्या को हम जो निपटना चाह रहे हैं वो नारों से निपटना चाह रहे हैं। तो स्लोगन के माध्यम से पॉलीथीन की प्रॉब्लम का निपटारा नहीं होगा। उसके 4-5 स्तर हैं। पहला तो ये है कि जिस जगह पर प्लास्टिक बनता है और जिसको हम परमिशन दे रहे हैं, जिन थैलियों का जहाँ पर बनाई जा रही हैं, वो एक व्यवसाय का, बिजनेस का एक पार्ट है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध की आवश्यकता है। फिर उपयोग की बात आती है, तो उपयोग के अंदर हमको अपने से आगे बढ़ करके और इसकी पहल करनी पड़ेगी कि अगर हम खुद ही नकारे प्लास्टिक को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, और प्लास्टिक के बारे में हमको अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि प्लास्टिक दुश्मन क्यों है। कई बार ये होता है कि पर्यावरण वाले ज़बरदस्ती कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं और वो मुद्दा उठता है और वापस बैठ जाता है, फिर दूसरा मुद्दा आता है, फिर बैठ जाता है। तो प्लास्टिक की प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस ह्यूमन ने पैदा कर दिया जिसका, यानी प्रकृति के अंदर ये है कि मान लीजिएगा डायनासोर है, राइनोसिरोस है, एलिफेंट है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रकृति स्वतः ही उसको डिकम्पोज कर देती है। लेकिन पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी प्रकृति नहीं ले रही है। वो कह रही है कि ये आपने पैदा किया है, आपने इसको बनाया है, सो यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। तो प्लास्टिक मटेरियल वो डिग्रेड नहीं होगा
क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है और उसको डिकम्पोज करने के लिए प्रकृति ने बैक्टीरिया नहीं बनाया। तो अब हमको ये समझना है कि ये समस्या हमने ही पैदा की है, तो इसको सुलझाने के लिए हम ही को प्रयास करने पड़ेंगे। उसको नकारना, उसके व्यवसाय को, अब व्यवसाय क्या है कि जैसे हम लोग इसके बेचने के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि फिर जो प्लास्टिक अब तक बनाता आया है या जो इस बिजनेस में आ गया पिछली 3 पीढ़ी से, अब वो 3 पीढ़ी वापस कैसे जाए। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव हमें बहुत ज़रूरी है, यानी कागज़ की मोटी थैलियाँ बना करके, जिससे कि थोड़ी ज़्यादा वज़न को झेल सके। कपड़े का, जैसे मैं हिमाचल में, आई वॉज अ डीन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और पूरा हिमाचल मैंने घूम के देखा कि वहाँ पर लोग ही नकार देते हैं, और अगर उनको थैली देते भी हैं तो वो मना कर देते हैं कि नहीं थैली हमें नहीं चाहिए। और जहाँ पर थैली की हम डिमांड रखते हैं हिमाचल के अंदर, तो कहते हैं साहब 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे किसी भी आइटम के। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हम उसकी प्राइस रखते हैं तो कुछ हद तक उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन प्लास्टिक से निपटने के लिए हमको खुद को ही पहल करनी पड़ेगी, प्रकृति इसका जिम्मेदारी नहीं लेगी। पीएन मंदोला साहब के पास आना चाहता हूँ। पीएन मंदोला साहब, पर्यावरण पे आपने बहुत काम किया है, बहुत सारी सर हमारा जो अनुभव रहा है पिछले 20-25 साल का, एक तो जो गवर्नमेंट के स्तर पर जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो कानून बनाने वाले, विधानसभा में बैठे हुए हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, एक समस्या यहाँ से पैदा होती है। दूसरी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जेएमसी हैं, हमारी महापौर बैठी हुई हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के लोग बैठे हुए हैं, कहीं कोई रूल्स नहीं बना हुआ है, किसी की कोई जिम्मेदारी डिफाइन नहीं है। अगर आप किसी मुद्दे को ले जाते हो तो हर कोई ये कह देता है कि मेरा मुद्दा नहीं है, तो साहब फलाने दूसरे इंस्टीट्यूशन का मुद्दा है। कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर कह देता प्रदूषण नियंत्रण मंडल का, वो कहते हैं पीएचडी का, दूसरा कह देता उसका है। ये जो हमारे सामने समस्या, और जो तीसरी जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो सिटीजन्स है उनका रोल क्या है। तो सिटीजन का बड़े पैमाने पर पब्लिक एजुकेशन नहीं हो पाया है। हमने इतने सारे मुद्दे उठा रखे हैं और इतने सारे मुद्दों पर काम करते हैं, जब पूछते हैं, सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो हर कोई कहता है अब हाईकोर्ट में चले जाओ। अब हर चीज़ की समस्या हाईकोर्ट नहीं है। एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर हमारे जितने भी जलाशय हैं, नदियाँ हैं, अगर उसके नो कंस्ट्रक्शन जोन, हम उसके किनारे अगर हम नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे उसका प्लास्टिक का है, प्लास्टिक की समस्या का बिल्कुल समाधान है, क्यों नहीं हो सकता समाधान। आप कानून बना दीजिए कि आप इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, परंतु सवाल इस बात का, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कहती है भाई कितने रुपए दोगे आप। जैसे हमारा जयपुर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर के या अतिक्रमण को लेकर के रेट बना हुआ है, 5,000 से लेकर 5 लाख का रेट बना हुआ है। तो जब रेट ही तय होना है तो फिर भवन विनियम का क्या मतलब है। इतने मुद्दे हमारे हैं आज शासन के सामने, और जब देखते हैं तो बड़ी भारी निराशा होती है। तो एकमात्र पहल है, अगर नागरिक कर सके, नागरिकों के स्तर पर अगर सिटीजन फोरम बना करके पहल हो सकती है तो निराकरण थोड़ा बहुत संभव है, अन्यथा नहीं है। मैं विजय सिंघल साहब के पास आ जाता हूँ। यहाँ पर्यावरण अभियंता हमारे बीच बैठे हैं, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता। इतना सारा नियम कायदे बन जाते हैं, हाई कोर्ट से नियम कायदे बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक नियम कायदे बन जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आकर हम छूट जाते हैं। उसका कारण क्या है? राजस्थान सरकार ने 2010 में प्लास्टिक कैरी बैग पे कंप्लीट बैन लगा दिया था। हमने प्रयास करके हमारे संज्ञान में राजस्थान में जितनी प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली जो उद्योग हैं उनको हमने बंद करवा दिया है। पर समस्या ये है कि ये बैन सिर्फ राजस्थान में है, आसपास की जितनी स्टेट्स हैं वहाँ कोई बैन नहीं है। गुजरात में कोई बैन नहीं है, यूपी में बैन नहीं है, दिल्ली में बैन नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चाहे वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल हो, चाहे हमारे नगर निगम है, चाहे जेडीए है, चाहे जिला प्रशासन है, हम छापामारी करते हैं। प्लास्टिक कैरी बैग तनों हमने पकड़ा है। पर आप ये बात मानिए कि कोई भी डिपार्टमेंट कितनी छापामारी करेगा, 1 दिन, 2 दिन, महीने, 10 महीने, रोज तो छापामारी नहीं कर सकता। जब तक ये अभियान जन जन का अभियान नहीं बन जाए, जब तक लोग दिल से कहें, जैसे डॉक्टर खान ने कहा कि हमें प्लास्टिक की थैली नहीं लेनी है, मुझे घर से थैला लेके आना है, तब तक आप चाहे कितने भी कानून बना ले, कानून है। सिंगल साहब, एक जगह रोकना चाहता हूँ। इस राखी पे करीब 50,000 किलो के आसपास का प्लास्टिक बिका है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पे बैन है खाली, लेकिन जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल उस पर कोई बैन नहीं है। यदि आप किसी नहीं, कैरी बैग ही बिका है सब। देखिए, कैरी बैग बिल्कुल आ रहा है, शहर में कैरी बैग सब जगह दिख रहा है, तो कैरी बैग कहीं कहीं से आ ही रहा है। लेकिन यदि कोई कैरी बैग बाहर से बना के लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं चोरी छिपे, तो उसका आप सोचे कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल कोई दुकान जाके उसको देख पाएगा, या जीएमसी जाके दुकान देख, ये एक
कोई लार्जर समस्या है। यदि ये बैन नेशनल के लेवल पे होता, मैं बता दूं नेशनल लेवल पे प्लास्टिक कैरी बैग पे कोई बैन नहीं है। नहीं, एक चीज और है, ये जी। एक खबर है मेरे पास जी। जिसमें लिखा है, शायद आपने भी देखी होगी ये खबर, कि शहर में रोजाना उठता है 50 टन पॉलिथीन का बिल्कुल कचरा। सही है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक कैरी बैग आपको दुकान दुकान पे मिल रहा है, ये बात तो आप और मैं सब जानते हैं, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन वो प्लास्टिक बैग कहाँ से आ रहा है ये देखना पड़ेगा। क्या वो राजस्थान में बन रहा है, या गुजरात में बन रहा है, या यूपी में बन रहा है, या फिर एमपी में बन रहा है। दूसरी बात और है, प्लास्टिक की जो पॉल्यूशन की समस्या है उसके तह में है हमारे जो घरों से म्युनिसिपल वेस्ट निकलता है, जो घरेलू कचरा निकलता है, प्लास्टिक उस कचरे का पार्ट है। अभी क्या हो रहा है कि जो एक वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार जो भी घर से कचरा निकलता है उसको सूखे और गीले कचरे में आपको अलग अलग इकट्ठा करना पड़ेगा, और जितना भी सूखा कचरा है वो सारा कचरा रिसाइकिल होता है। इसमें प्लास्टिक भी होता है, चाहे उसमें प्लास्टिक हो, चाहे मेटल हो, चाहे गत्ता हो, चाहे कागज हो, वो सारी चीज़ रिसाइकिल हो सकती हैं। मैं बता दूं, जो भी घरों से कचरा निकलता है उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। 95% से ज़्यादा चीज़ दोबारा उपयोग में आ सकती है। उसको वेस्ट कहना अपनी नादानी है, हम नादानी में उसको वेस्ट करें, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है। जो आपके किचन से जो निकलता है, सब्जी आपकी जो निकलती हैं, वो सारे का कंपोस्ट बन के खाद बन जाता है। जो प्लास्टिक है वो आज सीमेंट उद्योग में एज ए ईंधन काम आ रहा है। मध्य प्रदेश में डेली का 50 टन इस तरह का प्लास्टिक कैरी बैग का कचरा सीमेंट प्लांट ईंधन के रूप में ले रहे हैं। सिंघल साहब, ये 5 साल पहले नियम बन गया, ये अभी तक उसमें केवल चर्चाएं हो रही है, उसमें बातें हो रही है, देखिए, कितनी कठोर कदम उठे अभी? देखिए क्या है, कठोर कदम के हमने करीब 200 इंडस्ट्रीज पर मुकदमे किए हैं, कलेक्टर्स ने अलग मुकदमे किए हैं। हमने करीब 20-25 यूनिट बंद कर दी जो प्लास्टिक कैरी बैग बना रही थी। पर समस्या है कि क्या आप इससे प्लास्टिक कैरी बैग जो आ रहा है बाहर से उसको रोक पाएंगे? क्या लोग जो प्लास्टिक की थैली में सामान लेकर आ रहा है वो मना करता है मुझे थैली नहीं चाहिए? देखिए ये इसको आप चाहें कि सरकारी अभियान की तरह आप लेके और प्लास्टिक कैरी बैग को रोक सकते हैं, तो ये अपनी बड़ी भारी भूल है। ललित जी के पास आना चाहता हूँ, ललित गुगलानी साहब के पास आना चाहता हूँ। सीपेट से मुख्य प्रबंधक हमारे बीच बैठे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि जो यहाँ पर कैरी बैग काम आ रहे हैं उनके माइक्रोन, उसकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच से होकर निकलती है, उसकी जांच आप लोग करते हैं और वही कहीं मार्केट में आता है। कहाँ आके चूक हो रही है सारी? जब से राजस्थान में प्लास्टिक की पॉलीथीन पे बैन हुआ है, तब से जो हमारे यहाँ संस्थान में जांच के लिए आता है, पहली चीज़ तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें माइक्रोन पे बैन नहीं है, सभी तरह के कैरी बैग पे बैन है। उसमें माइक्रोन थिकनेस कुछ राज्यों के अंदर 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 25 माइक्रोन का आंकड़ा रखा गया है, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। और हमारे यहाँ जो जांच के लिए आते हैं वो आता है बेसिकली कि जो नए कैरी बैग्स आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक तत्व उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर वो क्लेम करते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है, तो उन सैंपल्स को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे यहाँ एज ए सैंपल भेजता है। हमारे जो सरस की थैलियाँ हैं, चाहे और भी दूध वालों की थैलियाँ हैं, क्या इनसे कभी बात नहीं हुई कि ये भी कोई इस तरीके से कोई चीज़ निकाले या कोई नया ऑल्टरनेट निकालें उसमें? सरस की जो पॉलीथीन है दूध की, वह तो रिसाइक्लेबल है। सर वो रिसाइकल होती कहाँ है? वो तो होती बाहर नहीं ही है, उसका बिकती है। कारण है कि हमारी सोशल हैबिट्स। हाँ। मेरी पहली पोस्टिंग अहमदाबाद में थी और मैं वहाँ देखता था कि घर में हमारे मकान की मालकिन और भी आसपास लेडीज उस पॉलीथीन को धो करके, सुखा करके, महीने का इकट्ठा करके रैक पिकर्स को, जो अपना स्क्रैप डीलर्स हैं, उनको देते थे। अगर इस प्रकार के एक छोटी छोटी हैबिट्स हम लोग सब अपनाएं तो जो कचरा है वो सड़कों पे ना जा करके एक रिसाइकलिंग हो पाएगा। चलिए, मैं डॉक्टर राजेश मान साहब के पास आना चाहता हूँ, जो पशुपालन विभाग से हमारे बीच है। राजेश मान साहब से बात करना चाहता हूँ। हम हमारे पशुओं को खुला क्यों छोड़ें सड़कों पे, शहर में ख़ास तौर से, गांव की बात अलग है। दूसरी बात कि गाय प्लास्टिक क्यों खाती है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उस गाय को पालने वाला जिम्मेदार है। गाय प्लास्टिक या दूसरा कचरा इसलिए खाती है कि उसके सामान्य आहार में न्यूट्रिशनल एक बढ़िया उसका फीडिंग नहीं होता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। उन पोषक तत्वों की कमी के कारण एक हैबिट डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं पाइका।
इसमें पशु प्लास्टिक खाएगा, कपड़ा खाएगा, बोरी का टुकड़ा खाएगा, जूती को चबाएगा। एक हैबिट डेवलप हो जाती है क्योंकि वो डेफिशिएंसी, उसका पेट भरता नहीं है तरीके से और खाली रहता है और उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो वो गाय खाती है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। हम यदि पशु या तो पालें तो उसको हमारे घर में रखें, उसको अच्छा पोषण दें। अच्छा पोषण देंगे तो निश्चित रूप से वो गाय प्लास्टिक नहीं खाएगी। बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसकी हड्डियां बढ़ रही होती है, उसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, तो बच्चा मिट्टी खाता है। जैसे जैसे उसकी डाइट वाइट ठीक होती है, उसकी मांग कम होती है, तो मिट्टी खाना बंद कर देता है। इसी प्रकार से एनिमल्स उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए प्लास्टिक खाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। वो तो पशु समझता नहीं है, ये प्लास्टिक उसके पेट में जाके इकट्ठा होता रहता है और वो उसका पचता नहीं है, और जो चारे की जगह होती है उसको वो प्लास्टिक ऑक्यूपाई करता रहता है। धीरे धीरे चारे के लिए कोई जगह नहीं बचती और पशु धीरे धीरे कमज़ोर होके और रिकमेंसी में आके मर जाता है। और मरने के बाद भी प्रदेश में करीब 7 करोड़ पशु हैं। मरने के बाद कार्कस डिस्पोजल का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहीं पहाड़ी की तलहटी में डाल दिया, कहीं जोड़े के पास में डाल दिया, कहीं भी मरे हुए पशु को डाल दिया, वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। तो जब यदि पशु मरता है तो उसको गाड़ देना चाहिए। पशु जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, एक राजस्थानी भाषा में बात कर रहा हूँ कि धनी धोरी नहीं है जिन पशुओं का, उनका क्या होगा? ऐसा कोई पशु नहीं है जिसका धनी धोरी नहीं है। जब तक वो दूध दे रहा है, दे रही है गाय, तो बाहर भी कोई गाय खड़ी ना लगता है दूध वाली है तो उसका धनी बन जाता है। और जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो मिल्क में ड्राई हो जाती है, तो धनी भी उसका बेधनी हो जाता है। उसका वो रस्सी निकाल देता है कि तू जाने तेरा काम जाने, अब तू मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही है इन पशुओं पे। उनसे कभी आप लोगों ने बैठ के बात करी कि ऐसे कुछ पशु जिनको आप ले जाएं, अपने पास रखें? गौशालाएं बहुत बनी हुई है, बहुत सारे पशुगृह बने हुए, तो वहाँ ले जाके उनको रखें ताकि उनको तरीके से चारा मिल जाए, न थैली खाने को उनको ना मिले। नहीं, ऐसे भागीरथी प्रयास हो रहे हैं। मैडम विराज रही है नगर निगम की तरफ से हिंगोनिया में जो गौशाला संचालित हो रही है। इनिशियली वहाँ 2-2.5 हज़ार गायें थी, आज वहाँ 8,000 से ज़्यादा गायें हैं। और एक बहुत बड़ा पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने वहाँ बनाया है और जिसकी बिल्डिंग वगैरह सारी नगर निगम ने बनाई है। तो एक भागीरथी प्रयास है, वहाँ उनको अच्छा पोषण मिल रहा है, अच्छे एनिमल्स वहाँ पे हो रहे हैं। मैं प्रशांत मदान जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रशांत मदान जी के पास आना। एक बहुत ज्ञानी आदमी कह गए कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड आई एम द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम अदर्स पे बात कर रहे हैं, बट सबसे पहले जो वर्ड आता है वो स्टार्ट होता है आई से। हम यदि एक आई से स्टार्ट करें कि मैं सबसे पहले एक जिम्मेदारी लूं, और वही हमारे यहाँ बच्चों ने एक जिम्मेदारी ली है, हमारी छात्राओं ने ये जिम्मेदारी उस मैं के तहत ली है कि हम अपना जो सारी शक्ति है उसको हम एक समाज को जागरूक करने के लिए लगाएंगे। जो इतने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यदि उनको हम देखें तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो ये है कि उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन का लैक है। हर बॉडी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन वो क्या काम कर रही है वो दूसरे को नहीं पता। यदि वो एक आपस में एक सिंपल कोऑर्डिनेशन हो जाए तो मेरे ख्याल से इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। नंबर 3 पे मैं कहूँगा कि जो आने वाला यूथ है उसके लिए एक सिंपल 3 वर्ड्स हैं, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़। चलिए, मैं प्रकाश अग्रवाल जी के पास आना चाहता हूँ। यहाँ महाप्रबंधक बैठे हैं मंगलम ग्रुप से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस शहर में, 200 फ्लैट्स की बिल्डिंग है। क्या आप लोगों ने भी कहीं ये सोचा है कि जो वेस्टेज है, जो प्लास्टिक है, जो गंदा जितना भी वो है, उसको कहीं आप लोग अब कहीं उसको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अपने सोर्सेज से? अभी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए हमने गार्बेज डक्ट लगाए हैं। तो सारे फ्लैट्स का कचरा इकट्ठा होकर नीचे आ जाता है, जिसमें स्क्रैप डीलर द्वारा प्लास्टिक को अलग कर लिया जाता है और अदर मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। तो प्लास्टिक का प्रॉपर दूसरी जगह डिस्पोजल किया जाता है। एक चीज़ और भी है, जहाँ पर हम पानी जो वेस्टेज निकल रहा है वो उसको रिसाइकल करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के बीच में कहीं चल रही है या कि केवल बातों में ही चल रही है? बिल्कुल, अभी हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स है सभी में हार्वेस्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं। और रिसाइकल के लिए, वाटर रिसाइकल के लिए, जिसके लिए चाहे गार्डन के लिए काम आ जाए, कुछ काम। वाटर रिसाइकल के लिए भी हमने एक ड्रिंकिंग वाटर का टैप अलग होता है और जो वेस्टेज वाटर को भी एसटीपी प्लांट के थ्रू 2 से 3 बार उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें सॉलिड अलग हो जाता है
और पानी को फ्लशिंग के लिए, वॉशिंग के लिए उसको 3 बार यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर हमारे बीच अखिलेश माहेश्वरी जी बैठे हैं, उन तक आना चाहता हूँ। अखिलेश माहेश्वरी जी एक सोशल वर्कर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे बीच में। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में जो जितनी बातें हुई है अभी तक, उन पे कहीं ये शहर उस पर दिखता है आपको? हम सब बात कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, जेडीए, सरकार एंड डिफरेंट एंटिटीज़ के बारे में, बट कोई ये बात नहीं कर रहा है कि मैंने अपने आप ने खुद ने क्या किया इसको लेके। अपने बीच में लाइक व्यापार मंडल से बैठे हैं, अपने बीच में इंडिविजुअल बैठे हैं। एंड एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इट्स नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली लेडीज़। ये किसी महिला की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हम हर इंडिविजुअल की, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पुरुष हों, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। एंड सबसे बड़ा एक चीज़ हमें, जैसे लाइक हम स्कूल में बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे यंग बच्चे बैठे हैं, हमें एक चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, वी कैन एंड यस वी विल। हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो अपने आप ये बंद हो जाएगा। बहिष्कार नाम की एक चीज़ होती है, हमने किताबों में पढ़ा है, पहले भी बहुत बार देखा है कि किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना चालू कीजिए, वो अपने आप उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जो सर ने बोला कि हम हर जगह छापा नहीं मार सकते हैं, हम हर चीज़ को नहीं पकड़ सकते, देखिए सर, अगर सरकार चाहे या डिपार्टमेंट चाहे तो वो हर चीज़ कर सकता है। दिस इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट इफ़ दे वॉन्ट। और रही बात, आप जुर्माना लगाइए, हर्जाना इस लेवल पे लगाइए। आज अगर मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, मिठाई की दुकान लेके बैठा हूँ, आप मुझे 50,000 का या 25,000 का या 21,000 का जुर्माना लगाइए, मेरी पूरी फाइनेंशियल पूरा ही टूट जाऊंगा। मैं अगली बार मैं हिम्मत ही नहीं करूंगा कि मैं कोई भी वापस उस चीज को अपनी दुकान पे लाऊं, जिससे कि मुझे। एक चीज बताइए मेरे को, हम दुकानदार के ऊपर लगाना चाह रहे हैं जुर्माना, परंतु वो दुकानें भी दिख रही है जो प्लास्टिक बेच रही है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो दुकानें भी दिख रही है जो प्लास्टिक बेच रही है, तो क्यों नहीं सबसे पहले उस जड़ को खत्म मैंने किया जाए? यही बात बोला, दुकानदार तक उस चीज को ले जाया जाए। हाँ, मैंने इसीलिए जुर्माने वाली बात बोली। जो बना रहा है या जो बेच रहा है, कोई भी है, देखिए गवर्नमेंट के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। आज आपको मेट्रो चलानी थी, आपने हजारों घरों को हटाया है, कोई किसी को आपने रोक थोड़ी पाए। आपको कोई चीज भी कुछ भी बनाना होता है, आप हर काम कर सकते हैं। हम लोगों ने से नो टू प्लास्टिक कैंपेन चलाया, उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग, हमने कॉर्न मेड बैग को किया था प्रमोट, जो मक्के से बनता है। हम लोग बहुत जान के अचंभित हुए, लोगों को पता ही नहीं कि प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। एंड आई टेल विद द प्राउड, मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों ने मेरे पास उस ड्राइव के बाद फोन आया और उन्होंने हमसे पूछा, क्या आप किसी ऐसे इंसान को या कंपनी को जानते हो जो प्लास्टिक के अगेंस्ट में कॉर्न मेड बैग बना के देते हैं? तो ऐसा नहीं है, हर इंसान जागरूक है, बट उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं राखी राठौड़ जी के पास आना चाहता हूँ, पार्षद वार्ड नंबर 13 से, पर्यावरण समिति के अध्यक्ष भी हैं आप। राखी जी, बहुत सारी बातें हो गई, अब तक आप तक बातें पहुँचाने की कोई बात नहीं है, और आप पर्यावरण समिति के अध्यक्ष भी हैं। जो अब तक के जो अपनी चर्चा में निचोड़ में आई है कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तय होती है, जैसे कि हम लोगों ने कई एनजीओज़ के साथ मिलकर अपने वार्ड में भी कई तरह के प्रोग्राम चलाए थे, जिसमें हमने समय सीमा तय करी, या हम कचरे की बात करें तो कचरे को अलग अलग स्क्रूटनाइज करके उसके देने की बात करी। तो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक आम पब्लिक जागरूक नहीं होगी, तब तक जो कोई भी सरकारी आपका कोई भी जो ऑर्डर हो या कुछ भी हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे कि जिस एरिया से मैं पार्षद होती हूँ, वहाँ बहुत बड़ा पॉश एरिया वो है, वहाँ पे लोग नो डाउट अवेयर हैं, और वहाँ पे इस बात की अवेयरनेस है कि प्लास्टिक जो है उसको हमें कम यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा इनपुट देने की ज़रूरत है, चाहे एनजीओज़ के माध्यम से हो, चाहे जन नेताओं के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, तो नो डाउट आजकल लोग बहुत अवेयर भी हुए हैं, और नो डाउट इसमें फ़र्क आने की पूरी उम्मीद है। सुनील शर्मा जी हमारे बीच बैठे हैं, एडवोकेट, मैं उन तक आना चाहता हूँ। जैसे कि अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से श्रीमान जी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हम हर जगह रोक नहीं लगा सकते। रोक से मतलब ये है कि आप जैसे जितने भी व्यापार मंडल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उसका पार्ट कहीं पे भी आपको राजस्थान जयपुर शहर कहीं पे भी आपको एक ऐसा स्लोगन नहीं मिलेगा जिस पर ये लिखा हो कि हम पोल्यूशन को रोकना चाहते हैं, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, और एज पर लॉ हम जो है इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। हमारी राजस्थान सरकार ने आज के इतने साल पहले उसका बंद किया प्लास्टिक को, लेकिन उसका असर कहीं नहीं आ रहा, जो कि हमको हमारे परिवार समाज हर चीज़ के लिए नुकसानदायी है। हम खुद अपनी कब्र हम खुद खोद रहे हैं। लॉ का ये है कि लॉ बनता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी उसकी एनजीओज़ जो एजेंसियाँ हैं वो करवाती हैं। जैसे हमारा नगर निगम है, नगर निगम है, सरस संकुल है, बहुत सारे लोग जो है
उसके स्लोगन देते हैं साहब दूध ये लो, ऐसा करो, स्वच्छ रखो। इवन देन नगर निगम के द्वारा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जयपुर शहर में आज तक एक भी होल्डिंग, चाहे एजुकेशन में देख लो या कहीं पे भी कोई नगर निगम के ऑफिस में अभी आप जाके देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जहाँ ये लग रहा हो कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक से इतने नुकसान होते हैं, इतने नुकसान होंगे भविष्य में, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि उसका कितना बुरा परिणाम होगा। त्रिलोक जी के पास आना चाहता हूँ, अंतिम कड़े वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। बहुत सारी बातें, कुछ सारी बातें निकल के व्यापारी वर्ग तक आई है कि व्यापारी वर्ग को भी सोचना पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से कितने प्रयास हुए हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए? देखिए, जब 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन किया था तो उस समय तकरीबन सारे व्यापार मंडलों की मीटिंग भी हुई थी और सभी ने ये निर्णय लिया था कि इसको बंद किया जाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम साल भर ये जागृति और चेतना रही, लेकिन इसमें जो अड़चन आई वो ये आई कि अब जैसे लोगों ने कहा, यहाँ जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है कि साहब घर से थैला लेके निकलो। आजकल थैला लेके निकलने का कोई रिवाज नहीं है हिंदुस्तान में। तो चाहे जापान में तो मैंने देखा है कि हर आदमी थैला लेके ही निकलता है, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको, और जिसमें यूथ तो बिल्कुल अपनी बेइज्जती समझता है थैला लेके साथ निकलना। अब रही दुकानदार के पास जाके आप सामान ला रहे हैं तो उसके पास इसका जब तक अगर ये सब बातें ईमानदारी से अपन बात करना चाहें तो इसको अपन को सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। कि प्लास्टिक का कागज़ है वो बहुत महंगा पड़ता है, कागज़ की मोटी थैली लो वो 10 रुपये 15 रुपये की आती है। और ये बड़े दुकानदार तो आज भी मतलब कागज़ की या उसकी वो कपड़े की दूसरी टाइप की थैलियाँ आती है वही काम लेते हैं। लेकिन आज जैसे किसी ने 20 रुपये किलो केले लिए, उसको वो 1 रुपये, उसको वो 10 रुपये की थैली नहीं दे सकता, तो उसको प्लास्टिक की थैली देनी पड़ती है। अब वो ठेले वाला है, अब उसको अगर आप क्या तो उसके ऊपर जुर्माना कर दोगे, क्या आप उससे वसूल कर लोगे। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल हम दिल से चाहते हैं कि प्लास्टिक बंद होनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का में जहर घोल रही है ये बात, लेकिन राक्षस है एक। लेकिन हमको इसके लिए इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी चाहिए, जो कि हम लोगों को ये कहें, अरे यार तो इसकी वजह ये थैली क्यों नहीं लेता है। मैंने कई लोगों से बात करी और उस समय 1 साल तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट चला कि कहीं भी प्लास्टिक की थैली नहीं थी। जब 1 साल चला तो उसके बाद क्यों नहीं चला? इसके बाद इसलिए नहीं चला कि जो हमारे छोटे जो तबके थे वो हमारे हाथ से निकलते चले गए। जो बड़े तबके हैं उनको तो कंपनियां दे देती है, उसमें वो शेयर भी कर लेती है कि साहब आप ये कागज़ की थैली बनाइए, आपको 10 रुपये की पड़ती है, 5 रुपये हम देंगे, 5 रुपये आप दो। ऐसे इनके एडवर्टाइज डिपार्टमेंट से वो कर देती है। लेकिन जो अब जैसे मैंने कहा छोटे दुकानदार हैं जो 10 रुपये की चॉकलेट बेचता है, 5 रुपये की, वो भी प्लास्टिक की थैली में जरासिक में लपेट के दे देता है। जैसे सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, इन लोगों की तरफ से ये अभियान एक्चुअली कमज़ोर हुआ और उनकी मजबूरी है कि वो 10 रुपये की थैली नहीं दे सकते। पीछे एक और कोई सज्जन बैठे हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे पार्षद महोदय हैं, वो बात। जब तक भय पैदा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं पूरी बहस को देख रहा हूँ, सारे एक दूसरे पर डाल रहे हैं, साहब ये कर दिया जाना, ये कर दिया जाना चाहिए, गुजरात से आ गया साहब, दूसरे स्टेट से आ रहा है साहब। हम सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम क्यों नहीं कि प्लास्टिक दिखा और बंद करो। अंदर प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए आंख से। गाय मर रही है साहब, फलाना हो रहा है साहब, हमने 80 किलो निकाल ली उसको, आपको पता है गाय मर रही है, आवारा पशु छोड़ते क्यों? जानवर हो तो बाहर घूमेगा ही, उसको नहीं खाने को कहाँ से दे? आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है इस जमाने में, तो गाय बेचारी कहीं बड़ा जुगाड़ करती है, वो खा लेती है। पीड़ा ये है कि प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक से हम कोई बचे हुए नहीं, जिन कुर्सियों पे बैठे वो प्लास्टिक है, आपके हाथ में पेन है वो प्लास्टिक का, जहाँ से वो ढका हुआ है वो प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बिना हम चूक नहीं रहे, प्लास्टिक हमारे जीवन का अंग बन गया है। अब इसको छोड़ दो साहब, बड़ी कठिन होगा, कहना आसान है, बहस करना आसान है, प्रोग्राम दिखाना आसान है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जमीन आसमान एक करनी पड़ेगी। बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ठानना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक दिखना चाहिए। राजस्थान के अंदर गुजरात से आ जाए, दिल्ली से आ जाए, मजाक किया है। राजस्थान की सरकार चाहे, राजस्थान का नगर निगम चाहे, जयपुर का दिखनी तो चाहिए आंख से। हमने बहुत कोशिश की है, वहां हमने पकड़ा भी है, लेकिन फिर आ गया और बिक रहा है। और अब साहब लेने जाए, मैं सब्जी लेने गया, उसको क्या थैली में डाल के पकड़ा दिया। अब घरवाली आके यदि मान लो वो चाहती है कि घर में प्लास्टिक नहीं आए, वो गले पड़ जाए मेरे कि आप क्या लिया है, प्लास्टिक में क्यों लाए। मैं उसका
उसे गले पड़ जाऊंगा, कहूंगा तो मेरे साहब नाराज हो जाएंगे। मैं कहूंगा मेरे को मिला ही वहां से, तूने थैला दिया नहीं, मैं थैला लेके आया नहीं, थैली को भर लाया, अब तू इसका क्या करेगी? वो बाहर आपको मैं बताऊं, तेल प्लास्टिक के अंदर आ रहा है, दूध प्लास्टिक के अंदर आ रहा है, घी प्लास्टिक के अंदर आ रहा है, सारी चीजें प्लास्टिक पैकिंग में आ रही है, अपनी गोलियां सारी प्लास्टिक में पैक होकर आ रही है। हमारी जितनी साड़ियां, ये राणा अभी बोल रहे थे, सारी साड़ियां जितनी आती है प्लास्टिक में, चूड़े सारे आते हैं प्लास्टिक में पैक होके, चश्मे सारे प्लास्टिक की पैकिंग आ गई। और वो उसका पहला काम ये करते हैं, बहुत बढ़िया चीज लाई 100 रुपए की खरीद के 500 रुपए ऊपर का रेपर फाड़ के फेंकते हैं और वो वहां उड़ता हुआ चला जाता है बाजार के अंदर। अब ये क्यों नहीं बंद हो रही, मैं आपको बताऊं कारण क्या है। कारण ये है कि एक तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है बनी हुई, बड़े लोगों का हाथ है, सब ऊपर तक कन्यादान बांट रहे हैं, जहां भी बात आई वहां पहुंच जाते हैं। बजाओ ताली जोरदार। मैं आपको बताऊं ये ऊपर तक सेटिंग है। मान लो सुशील शर्मा ने आंदोलन किया, 2 दिन अनशन पे बैठ गया, 5 दिन उसने उसको पटा लेंगे, क्या चाहिए यार, तू तेरा करेंडर टाबर पाले ना, तेरे को क्या दिक्कत? प्लास्टिक बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तेरे हमारे बच्चों में क्यों लात मार रहा है? अब प्लास्टिक बाजार में जाता है, मैन्युफैक्चर रिसाइकलिंग होता है, खरीदने वालों की एसोसिएशन बनी हुई है। सुबह पहले एक जो खरीदने जो चुगने वाले लोग होते हैं उनको 500-500 400 रुपए देते हैं, वो जाओ तुम खरीद के लाओ, वो चुग के लाते हैं, फिर उनको रिसाइकलिंग में जाती है, बड़ी महंगी बिकती है। अभी पता ना वो सीमेंट वाले वो छोड़ते ही नहीं है, वो कह रहे हैं लाओ, यदि ये नहीं होगी तो हमारी सीमेंट नहीं बनेगी। तुम क्या कर रहे हो? बैन करने की बात ही बंद करो। बैन वैन नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा और इतना कठोर डिसीजन होगा जब जाके प्लास्टिक बैन होगा। और प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए। और हमारे जिम्मेदार जो लोग हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, जो पदों में बैठते हैं, वो जो आपने नौकरी करता है वो कि मेरे को नौकरी करने देना यार, तू मेरी नौकरी को क्यों खतरा डाल रहा है? यदि ये ज्यादा 3-5 करने की कोशिश करें ट्रांसफर करा देंगे, ऊपर तक आका बैठे रहते हैं। ये सारी पीड़ाएं हमारी, आपको मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक को तो जिसके जड़ को खत्म करना पड़ेगा तब जाके सुधरेगा, वरना पर्यावरण ऐसे ही बिगड़ता रहेगा। लीला माथुर जी बैठे हैं, उन तक आना चाहता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ पे ये शुरू से ही आप समझिए 98 में हमने एक ड्राइव की थी नो प्लास्टिक की स्कूल में, और हमारे क्योंकि बच्चों के थ्रू पब्लिक में जा रहा था, पहले वो घर में बता रहे थे और फिर उसको ड्राइव हमने पूरी स्कूल में ली थी। 98 में पहले हमारा ड्राइव था नो प्लास्टिक, और हम लोगों ने बिल्कुल कंजर्वेशन एक हमारे यहाँ सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चों ने नो प्लास्टिक का शुरुआत की थी। और ये आज भी बड़े स्ट्रिक्टली हो गए, बच्चों ने यहाँ तक कि कपड़ों के थैले बनवा के पुरानी साड़ियों से पुरानी कपड़ों से बनवा के रखे थे, और जो भी जना प्लास्टिक लेकर आता था बहुत ही सिंपल वे में बच्चों उनको थैली दे देते थे और उनसे कहते थे आप हमारी प्लास्टिक की थैली हमें दे दीजिए। चलिए, नीरज जी मेरे पास बैठे हैं यहाँ पे पीछे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, नीरज जी से बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, खासकर आप भी एक बड़ी मुहिम से जुड़े हुए हैं प्लास्टिक रोकने के लिए खासकर, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस जनमंच के थ्रू, अभी सर बोल रहे थे कि हम लोग 10 रुपए की थैली नहीं खरीद सकते, नॉर्मल जो शॉपकीपर है वो 10 रुपए की थैली नहीं दे सकता। आज हम लोग पर्यावरण को गिरवी रख के थोड़ा सा पैसा बचा रखें, कल हम कितना ही पैसा दे दें हम लोग पर्यावरण को नहीं बचा सकते। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोटी सी मुहिम है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापार मंडल हमारा साथ दे, नगर निगम हमारा साथ दे। एक छोटा सा रूल है, रूल्स 2011, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने उसको इशू किया था 2011 में, कि कोई भी कैरी बैग फ्री में नहीं जाएगा। इससे वर्थ पता चलती है हम लोगों को, कैरी बैग की वर्थ पता चलती है। आज पर्यावरण फ्री में मिला हुआ है, वो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। आज प्लास्टिक का कैरी बैग हमको फ्री में मिला हुआ है, हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं। कहीं हमको वर्थ अगर फील होगी तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। गरिमा अरोड़ा हमारे बीच बैठे हैं यहाँ पर, खासकर गो ग्रीन से यहाँ पर हमारे साथ हैं, SMS स्कूल से। क्या कहना चाहते हैं? हमारे स्कूल को आज खुले हुए 30 साल हो गए हैं और हमारा स्कूल स्टार्टिंग से नो पॉलीथीन जोन है। हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टार्ट हुई हैं। हमारे स्कूल में जैसे मैम ने भी बताया, एक कॉन्जर्वेशन क्लास होती है जिसमें हम बच्चों को यही सब सिखाते हैं कि हमें पॉलीथीन नहीं यूज़ करना चाहिए और भी बाकी इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाते हैं। हमारे स्कूल में नेचर क्लब है जिसमें हम यही सब कैंपेन्स हम लॉन्च करते हैं। हम लोग ने और कागज़ के थैले बनाए हैं, कपड़ों के थैले बनाए हैं, पॉलीथीन को पूरी तरह बैन करा है स्कूल में। तो स्कूल में हम बिल्कुल पॉलीथीन यूज़ नहीं करते हैं। स्कूल में हम सिर्फ बच्चों को भी कागज़ के थैले, जूट के थैले और यही सब लाने के लिए हम उनको प्रमोट करते हैं। चलिए, पीछे एक और स्टूडेंट है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें फाइल भी प्लास्टिक की जगह कागज़ की रखी जा रही है। और मेरा एक प्रश्न भी था, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबने ये बात करी है, पर हमें एक गरीब आदमी, एक आम आदमी
जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कैसे बता सकते हैं कि उसका क्या योगदान हो पर्यावरण को बचाने में। मैं मेयर साहिबा के पास आ जाता हूँ इस सवाल को लेके, आप वाले सवाल को लेके, और बहुत सारे सवाल निकल चुके हैं मेयर साहिबा के। सर, एक मेरा प्रश्न ये था कि जैसे पहले के टाइम में हमारे यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हुआ करते थे, जैसे अपने ओरन वगैरह जो अपने टेम्पल्स के साइड में होते थे, जहाँ प्लांटेशंस वगैरह होते थे, तो क्या अब गवर्नमेंट इसे इनकरेज करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्योंकि वो उस प्लांटेशन से कहीं ना कहीं से तो हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा तो होता ही था। और तो ये मेरा प्रश्न है कि नारे तो रोज देखते ही हम अखबारों में, वृक्ष लगाइए, हरित क्रांति, ये वो बहुत सारी बातें हो ही रही है। इधर दे दीजिए, कौन और कौन बाहर, जल्दी से ले लीजिए। मेरा सरकार से, समाज से, सब लोगों से सिर्फ इतना सा सलाह के नाम पे इतना सा है, जो हम इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, खुद को बदलना पड़ेगा। इसके लिए कितने ही अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, दुनिया भर के एनजीओ खुले हुए हैं, सरकार भी अपने लेवल पे बहुत सारी कोशिशें कर रही है। जो अभी ये डिस्कशन हुआ था कि अपन को पीनल प्रोविजंस लगाने चाहिए, मुझे नहीं पता कितने लगाए जा रहे हैं, कैसे लगाए जा रहे हैं, कौन उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कहाँ सर ने कहा कन्यादान बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। अभी एग्जिस्टिंग बाजार में भी आप देखेंगे तो कुछ पॉलीथीन्स ऐसी हैं जिन पर आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग लिखा हुआ है। मैं, आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। ये एक कैरी बैग है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है, और इसको बनाने वाले हैं GXT ग्रीन। इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखिए, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हम 50% पॉलीथीन मिलाते हैं। आप चाहे सिपिट की वेबसाइट पे, जिद्दी साहब ने तो लेटर भी लिखा था ना, शायद इस कंपनी को लेटर भी लिखा था, और उनके लोग आके इनके साथ बैठ चल रही है सर वर्किंग, तो आई मीन पता नहीं कब तक चलेगी। तो इस पे सारी चीजें, और इस पे क्लियरली लिख रहा है आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग। मुझे आप इतना सा सवाल है मेरा कि इस पे सरकार का एक्शन क्या है अल्टीमेटली। चलिए, ये भी माफिया, सारे प्लास्टिक माफियाज हो गए। इधर दे दीजिए, कौन और कौन बाहर, जल्दी से ले लीजिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करके एक संस्था है, उसने अपने नॉर्म्स में क्लियरली ये बताया हुआ है कि ISO 17088 कंफर्म करने वाले जो भी स्टैंडर्ड्स, इस स्टैंडर्ड को जो फॉलो कर रही हैं, उन कैरी बैग्स को अलाउ किया जाए। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम और बाकी संस्थाओं का हमारे यहाँ इस पे क्या क्लैरिफिकेशन, मैं ये जानना चाहूँगा सर। चलिए, और कोई सवाल किसी का, जल्दी से, थोड़ा जल्दी कर दीजिए। सर, मेरा नाम अनूप माथुर, मैं एडवोकेट हूँ, और हमारे सीनियर एडवोकेट अभी बैठे हुए थे, इन्होंने काफ़ी लीगल प्रोविज़न बताए। क्या हम ऐसा एक्ट नहीं बना सकते, पॉल्यूशन बैन एक्ट बनाएं, और उसको पॉल्यूशन का यूज़ करने वाला या जो भी उसका यूज़ कर रहा है उसके लिए हम नॉन वेलेबल ऑफेंस बनाएं? कि अगर ये यूज़ करता पाएगा नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, उसकी बेल नहीं होगी। इतना सख्त नहीं अपना सकते, मॉरल ड्यूटी तो हमारी है ही, मॉरल ड्यूटी तो फर्स्ट है। तो उसमें ऑफेंस, उसका नॉन वेलेबल ऑफेंस नहीं बना सकते हम उसको। आप कहाँ, यहाँ पे नीचे वाले हाई कोर्ट में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? नहीं, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में हड़ताल खत्म कर दो वो सर। वो कोशिश करेंगे। थैंक यू। पहले आप अपने ऊपर भी कुछ इम्प्लीमेशन ले लो। चलिए, और कोई सवाल कहना चाहता है? मेरा प्रश्न मेयर मैम से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज हमारे शहर में सड़कों पे जगह जगह खुला कचरा पड़ा रहता है, तो उसके लिए हमारी सरकार क्या करना चाहती है? चलिए, हाँ भाई, इधर से, हाँ, एक और स्टूडेंट है, जल्दी से कर लीजिए। एक बार प्लास्टिक से दूर जाके हम, जैसे गार्बेज की बात हुई थी कि जो किचन का गार्बेज होता है वो बहुत जगह काम में आ सकता है, तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि बाहर की जैसे बहुत देश है, वहाँ पर अलग अलग काइंड के डस्टबिन होते हैं कि यहाँ पर आपका नॉन रिसाइकेबल जाएगा, यहाँ पर रिसाइकेबल जाएगा। यहाँ हमारी सरकार क्यों नहीं कर पाती ये वाली चीज़? मेयर साहिबा के पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब वो उनका जवाब है। अतुल जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, और सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन लास्ट जिम्मेदारी चूँकि मेरी है, इसलिए आज सबके जवाब मुझे देने हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जो यहाँ पर आई कि यूथ थैला ले जाना नहीं पसंद करता, मैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। शायद सबसे ज़्यादा बैग अगर कोई कैरी करता है तो वो यूथ कैरी करता है, उनके पास बैग होता है। सबसे बड़ी बात है आजकल वो स्लिंग बैग का बड़ा फैशन है, वो स्लिंग बैग छोटी थैली को यूथ ले जाना नहीं पसंद करता, महिलाएं ले जाना नहीं पसंद करती। हम अगर पसंद करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की थैली ले जाना पसंद करते हैं, या हम थैला ले जाना पसंद करते हैं, हम नहीं यूज़ करते हैं। तो हमारा ये जो रोल है, सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी हैबिट हमारे अंदर है। मतलब कई बार ऐसी बातें आती है कि हैबिट पैदा करनी है, हमको बनानी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यूथ के पास ये हैबिट है, हमको सिर्फ इसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड करना है।
वही यूथ जब आगे बढ़ रहा है तो उसके पास ये आदत अगर शामिल रहेगी तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा और वो अपने साथ लेके चलेगा, तो रास्ते से कभी बेकार थैली नहीं लेने की कोशिश होगी। स्कूल्स ने जिस तरह से मुहिम चलाई है, मुझे अच्छा लगा यहाँ सुन करके कि हमने नो प्लास्टिक जोन हमने हमारे स्कूल को बनाया है। मुझे लगता है यही इसी तरह के प्रयास बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम हमारी बिल्डिंग को नो प्लास्टिक बिल्डिंग बनाएं, हमारी कॉलोनी को नो प्लास्टिक बिल्डिंग बनाएं, हमारे स्कूल को नो प्लास्टिक बिल्डिंग बनाएं, हमारे बाजार को नो प्लास्टिक बाजार बनाएं। फिर एक बात यहाँ पर आई कि इतने सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है? मैं नहीं मानती। हर छोटा प्रयास कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका अपना रोल है और उसका असर भी है। अदरवाइज ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी। लेकिन कहीं हमारे पास अवेयरनेस के इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिससे सिचुएशंस इतनी खराब नहीं हुई है, या हम उसमें सुधार की गुंजाइश और उम्मीद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए कोई प्रयास छोटा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि हमारा जनमंच का भी शायद सार्थक प्रयास यही होगा कि कम से कम हम यहाँ बैठे हुए सब लोग तो हाथ ऊंचा करके संकल्प लें कि हम नो प्लास्टिक इस मुहिम में अपनी अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। अपनी अपनी भूमिका में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे रहेगा कि ये इस जनमंच की एक सबसे बड़ी सार्थकता होगी। मुझे खुशी नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे हाथ नहीं उठे। क्या वो नहीं बढ़ना चाहते? ये हम बहुत मुश्किल होता है। अपने आप से संकल्प लेना, अपने आप को प्रॉमिस करना बड़ा मुश्किल काम होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ सोच जाते हैं, नहीं मैं प्लास्टिक नहीं यूज़ करूँगा, और घर जाते ही यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ी मैं यहाँ पे जो चुनौती वाली जो बात आती है वो ये आती है कि आज प्लास्टिक हमारे लिए हाइजीन के साथ जुड़ गया है, हाइजेनिक हो गया है। हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हम स्टील या प्लास्टिक कांच के ग्लास में पानी पीना नहीं पसंद करेंगे, उसे कहेंगे तुम डिस्पोजेबल ले आओ, क्योंकि हमको लगता है कि वो ज़्यादा हाइजेनिक है। और ये चीज़ें आज हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हम डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहते हैं, हम रीयूजेबल चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें हमको कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ कॉन्शियस हमको शायद अलाउ नहीं करती। तो हमारी अवेयरनेस दूसरी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ गई है। जहाँ तक बात यहाँ पे क्वेश्चंस उठे हैं एजेंसियों के काम करने के, मैं आपको कहना चाहूँगी, बहुत ठीक बात कही थी त्रिलोक जी ने कि 2010 में जब ये मुहिम चली बहुत सक्सेसफुल हुई थी, साल भर तक उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा असर था, क्योंकि सभी एजेंसी समय समय पर अपना काम शायद कर रही थी। लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको देना चाहूँगी। हेलमेट अगर लोग लगा करके जा रहे हैं और अगर उनको पता चल गया किसी को भाई हाँ 10-15 दिन बाद या यहाँ पर तो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा रहता, तो वहाँ पर वो हेलमेट लगा करके नहीं जाएंगे। नुकसान किसको हो रहा है? जो हेलमेट नहीं लगा के जा रहा। जो नहीं पकड़ रहा उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो हेलमेट नहीं लगा के जा रहा उसको नुकसान हो रहा है। यही सोच हमारे साथ है कि जब वो 1 साल तक वो एजेंसीज जब डर दिखाती रही तब तो हम उसको नहीं यूज़ करें और फिर उसके बाद हम उसको धीरे धीरे वापस यूज़ करने लग जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते जो आइडियल हो सकती है। तो हमारी मानसिकता में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि अगर एजेंसियों को जब काम करने का मौका मिलता है या जब वो काम करना चाहती हैं तो उनका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो यही होना चाहिए। जैसे बहुत सारी जिम्मेदारी नगर निगम की यहाँ पर बताई गई कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं उन पर नगर निगम कार्रवाई कर दे, सीधे तौर पे नहीं कर सकता। हम उस दुकानदार को फिर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उस एजेंसी पे कार्रवाई करने के लिए नगर निगम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके एक्ट में कोई सीधे तौर पे छोटा मोटा चालान करने के अलावा। तो ये मैं कहना चाहूंगी एजेंसीज जो है ना उनका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन और कोऑर्डिनेशन की जो कमी है वो डेफिनेटली हमको बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर इस तरह की एक होना चाहिए कि अगर कोई एजेंसी काम करेगी उसका ये है, या फिर ये एक ही एजेंसी इस नो प्लास्टिक के लिए काम करेगी। छोटा सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है, ये बताइए, जो अनऑथराइज रूप से जो प्लास्टिक आ रहा है, जो राजस्थान में आ रहा है, जयपुर में आ रहा है, जिसकी कोई बिलिंग नहीं हो रही है, जिसका कोई टैक्सेशन लाइबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको ऑथराइज कर दें, ताकि जो चीज़ें जो, क्योंकि इतना बड़ा पैसा कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं हम लोग,
और हम उतना ही पैसा हम ड्रेनेज पे भी खर्च कर रहे हैं, ड्रेनेज की सफाई में खर्च कर रहे हैं, बाकी पोल्यूशन कंट्रोल में खर्च कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, तो उतना रिकवरी हो जाए। या तो फिर ये हो कि हम इसको ऑथराइज कर दें और चालू कर दें। नहीं अतुल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो कम से कम इस चीज को चालू कर दो और पैसा तो कमा लो। नहीं, पर्यावरण कभी पैसे की कीमत पर नहीं हो सकता, आपको दूसरे डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। मैं नहीं मानती इस बात को कि ये चीज होनी चाहिए। मतलब अगर आप गुटखे पे रोक नहीं लगा पा रहे हो तो उसको लीगलाइज कर दो। ये कोई सही तरीका नहीं। तो चल तो रहा ही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लीगलाइज कर दो, आपको उसको रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही उसका सॉल्यूशन है। और कम से कम इसमें ये चीज तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कम से कम सरकार का प्रॉफिट तो होगा। अगर सरकार रे भी, मतलब आम आदमी तो सोचता ही है, बिजनेसमैन तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता ही है, लेकिन सरकारें भी अगर पर्यावरण की बजाय प्रॉफिट के बारे में सोचने लग जाएंगी तो फिर तो वेलफेयर के काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं नहीं मानती कि कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर कचरे को लेकर के भी आया था, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी नगर निगम काम करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता रहता है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे घर में क्यों नहीं कहीं कचरा पड़ा रहता? क्योंकि हम सब उसमें भागीदारी निभाते हैं। उसी तरीके से हम अगर इस बात की भी भागीदारी निभाएं कि हमारी सड़क पर कचरा नहीं पड़ा रहा है, उसमें सबका है, उस कॉलोनी के लोगों का भी है, नगर निगम का भी पार्टिसिपेशन है, जो होना चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी सिचुएशन है कि कहीं 10 बजे कचरा उठ के गया, लेकिन किसी के घर में अगर बाई 11 बजे आती तो वो कचरा वहाँ पे 11 बजे ही डालेगी। हम सबकी जिम्मेदारी है और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। जयपुर शहर बहुत सुंदर शहर है, बहुत ग्रीन शहर है, बहुत अच्छा शहर है। अगर हम सब इस शहर को मेरा शहर समझेंगे, जैसे हम हमारे घर को मेरा घर समझते हैं, तो ये मुश्किल नहीं होगा कि हम इसको बहुत अच्छा कर पाएं। बोलते हुए आपको इस लोकमंच से एक सूचना देना चाहता हूँ, ये हम सबको अवेयरनेस है इस चीज़ की कि हमने सबने बैठ के यही किया कि पनिशमेंट होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून बनाया उसका फॉलोअप नहीं हुआ। लेकिन हमारी किसी भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी या किसी ने भी उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया, उन लोगों के द्वारा मैसेज नहीं किया गया, उनको आगे बढ़ना जो कर रहे हैं, जिस मंच के लिए हम बैठे हैं, उनको हमारी किसी भी एजेंसी ने, जैसे रिलायंस फ्रेश पे आप जाएंगे तो आपको पेपर बैग मिलेगा, कॉटन बैग मिलेगा, उसको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। इस हमारे जनमंच का खास मकसद ये था कि पर्यावरण में जो गंदगी आ रही है, स्वच्छ पर्यावरण हमको कैसे मिले। तो जो हमारा पर्यावरण स्वच्छ बनाने के लिए हमें जो कदम उठाने होंगे, आओ मेरे साथ मिलकर सब संकल्प लें। जो भी हमारे ATV के दर्शक हैं, कम से कम वो तो संकल्प लें कि पर्यावरण को हमें बचाना है, इसमें पॉलीथीन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। चलिए, यहाँ पे समय की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी है, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, अलग अलग विभाग के लोग भी आए, मेयर साहिबा से भी बात हुई, सारी लोगों से बात हुई, परंतु एक चीज़ निकल कर आई कि जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। अगर ये जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? अगर आम जनता की है, आम नागरिक की जिम्मेदारी है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिक को ये सोचना पड़ेगा, वो अगर देख रहे हैं तो उन्हें ये जानना पड़ेगा कि वाकई में अगर इनकी जिम्मेदारी है और उनके जिम्मे ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें फिर कहीं ना कहीं ये शक्ति निभानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं शक्ति के साथ आकर उन्हें सोचना पड़ेगा और बाज़ार में जाकर प्लास्टिक को कहीं ना कहीं अब अवॉइड करना पड़ेगा। आम जनता को, अगर सरकारें नहीं समझ रही, प्रशासनिक लोग नहीं समझ रहे, तो आम जनता को समझना पड़ेगा। नाटक देखो, नाटक देखो, सोच को बदलो, सोच को बदलो, देश को बदलो। पापा मेरा बिस्किट खत्म हो गया है, रैपर कहाँ फेंकूं? यही फेंक दे बेटा। नहीं पापा, चलो ना ढूंढते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं पापा। यहाँ पे सरकार कौन सा ध्यान देती है, कौन सा जगह जगह डस्टबिन लगवाती है, यहीं पे फेंक दे बेटा। है अगर सरकार लापरवाह, कोई भी गम नहीं, गम नहीं, हम भी फेंकेंगे कूड़ा, आहा, हम भी फेंकेंगे कूड़ा, आहा, यूं ही दिन रात सड़क पर, आहा, यूं ही दिन रात सड़क पर, आहा, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। देखा आपने, हम सब मिलकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। समाज कुछ नहीं करता, सरकार कुछ नहीं करती, ऐसा कह के कि हम कब तक अपने आप को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे? ये समाज किससे बनता है, ये सरकार किससे बनती है? हम हैं जो अपना सरकार चुनते हैं, हम हैं जो अपना समाज बनाते हैं। अगर हम पहले एक जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे तो अवश्य रूप से हमारी सरकार भी जिम्मेदार होगी, क्योंकि अंधों में ही काना राजा होता है। जब हम सब अपनी आंखें खोल के रखेंगे तो हमारी सरकार को भी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी। और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इतना करना है, मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कम तो ये बोलना, कहीं दाग है तो छिपाए क्यों,
सबसे नजरें हटाएं क्यों, खुद को बदलना है अगर, बदलूंगा मैं तेरे लिए, शोलों पे चलना है अगर, चल दूंगा मैं तेरे